नमस्कार बच्चों। तो कल मैंने आपको एक वीडियो का लिंक भेजा था, तो हो सकता है कि आपको मिला हो और नहीं मिला हो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। ग्रुप के अंदर आप जुड़ सकते हो, अपने जो साथी है उनको आप पूछ सकते हो कि भाई कौन सा ग्रुप है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जोड़ दूंगा। यदि कोई ग्रुप में नहीं जुड़ा है तो उस बच्चे को इन्फॉर्म कर दे। ठीक है। तो देखो आप कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ा था प्रतिरक्षा और रक्त समूह, जिसके अकॉर्डिंग हमने प्रतिरक्षा के बारे में कुछ जाना था, बेसिक नॉलेज लिया था। और उसके बाद में मैंने प्रतिरक्षा के जो प्रकार है, ठीक है, उस प्रतिरक्षा के जो प्रकार है उसके अंदर स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा है उसको मैंने समझाया था। ठीक है। तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा जो है वो कल हमने समझ ली थी। तो साहब स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा होती है वो क्या होती है? जन्मजात प्रतिरक्षा। और आज जो हमारी जो दूसरी टर्म है वो हम पढ़ेंगे। दूसरे प्रकार की जो प्रतिरक्षा है वो थी उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है भाई। दूसरी जो प्रतिरक्षा है वो है उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो देखो इस उपार्जित प्रतिरक्षा को एक नाम और दिया गया है, अनुकूलनीय प्रतिरक्षा। ये टर्म क्यों दी गई है? क्योंकि क्या होता है कि ये वाली जो प्रतिरक्षा होती है ये जीवन काल में, जैसे व्यक्ति की वृद्धि होती है, शारीरिक और मानसिक वृद्धि होती है, और उसका चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो इस प्रतिरक्षा को अर्जित करता है, और इसीलिए इसको अनुकूलनीय प्रतिरक्षा कहते हैं। यदि मान लो कि वो किसी इन्वायरमेंट के अनुकूल हो जाता है, अपने आप को बचा लेता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर ये प्रतिरक्षा बन चुकी है। ठीक है। तो इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है इस प्रतिरक्षा में क्या होता है कि कल मैंने दो टर्म बताई थी आपको। एक तो बताई थी प्रतिजन, ठीक है, जिसको मैंने एंटीजन बोला था। इंग्लिश टर्म भी याद रखना है। जो एक बाह्य रोगाणु है, प्रतिजन क्या है? बाह्य रोगाणु है। ठीक है भाई। तो एक मैंने टर्म बताई थी प्रतिरक्षी। ठीक है। प्रतिरक्षा नहीं है, ये ध्यान रखना, प्रतिरक्षा नहीं है, प्रतिरक्षी है, एक प्रकार का अणु है। ठीक है। एक प्रोसेस है जो किसी प्रतिजन के खिलाफ बनती है। ठीक है। इसको मैंने बोला था एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। ओके। तो अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई बाह्य प्रतिजन या बाह्य रोगाणु जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। ठीक है। बॉडी के अंदर, जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी के अंदर कोई बाह्य रोगाणु एंटर कर गया। एंटर करने के बाद में सबसे पहले उसकी जो पहचान होती है, सबसे पहले उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, वो होता है स्वाभाविक प्रतिरक्षा से। तो ये स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा है उसके अंदर, जैसे त्वचा को मान लो, तो त्वचा को ये क्रॉस करके अगर मान लो वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, तो उसके बाद में क्या होता है कि ये वाली जो प्रतिरक्षा है वो इसके सामने आती है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई बैक्टीरिया या प्रतिजन है वो बॉडी में एंटर होता है, एंटर होते ही क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो WBC होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो WBC होती है, उस WBC, हमारी बॉडी की जो WBC होती है, उस WBC के अंदर क्या होता है, T लिम्फोसाइट कोशिका पाई जाती है। T लिम्फोसाइट, नाम याद रखना, बाद में और बताऊंगा। T लिम्फोसाइट कोशिका पाई जाती है। ठीक है। तो जैसे ही ये बाह्य रोगाणु है बॉडी के अंदर एंटर करता है, और उसी दौरान क्या होता है बॉडी के अंदर जो WBC होती है, उस WBC के अंदर कई प्रकार की, 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट, ठीक है, एक मारक कोशिका, किल्ड सेल। तो उसके अंदर क्या होती है, जो T लिम्फोसाइट जो कोशिका होती है, ये क्या करती है, ये सक्रिय होती है, और सक्रिय होने के बाद में इसका जो रूपांतरण है वो हो जाता है प्लाज्मा कोशिका में। ध्यान रखना, इसमें नाम याद रखना, प्लाज्मा कोशिका, ये इंपोर्टेंट टर्म है। ठीक है भाई। ये इसका जो रूपांतरण है वो किसमें हो जाता है? प्लाज्मा कोशिका में। अब प्लाज्मा कोशिका में जैसे ही रूपांतरण होता है, ये प्लाज्मा कोशिका क्या होती है, ये एबल होती है एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो ये जो प्लाज्मा कोशिका होती है वो क्या करती है, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी का निर्माण कर देती है। यहाँ पे इसका प्रतिरक्षी का निर्माण हो गया, लेकिन कब हुआ प्रतिरक्षी का? प्रतिजन ने एंटर किया। तो ये एक विशिष्ट प्रतिजन ही है भाई, एक अकेला प्रतिजन ही है, जिसका हमें पता है कि साहब ये एक विशिष्ट है। किसी एक जैसे मान लो कोई भी अगर बैक्टीरिया या वायरस है, तो ये एक प्रकार का विशिष्ट यूनिक हो गया। तो जैसे इसने एंटर किया, इस प्लाज्मा कोशिका ने क्या किया, विशिष्ट प्रतिरक्षा का निर्माण कर दिया। क्योंकि ये प्रतिरक्षा भी विशिष्ट होगी, विशिष्ट नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इस प्रतिजन के खिलाफ ये प्रतिरक्षा बनी है, ये सबके लिए नहीं बनी है भाई। दूसरा अगर प्रतिजन एंटर करता है तो उसके खिलाफ ये प्रतिरक्षा काम नहीं आएगी। ये केवल ये एक विशिष्ट प्रतिजन के खिलाफ ही विशिष्ट प्रतिरक्षा बनी है। और अब ये जो प्रतिरक्षा होती है ना, ये इससे ही प्रतिक्रिया करेगी। केवल यही जो प्रतिजन है, विशिष्ट प्रतिजन है,
उसके खिलाफ ये क्या करेगी, प्रतिक्रिया करेगी। तो जैसे ये विशिष्ट प्रतिरक्षा बनती है उसी दौरान क्या होता है, तो जो विशिष्ट प्रतिजन था उस प्रतिजन में और इस प्रतिरक्षा में, ठीक है, इसको यहाँ पे इंग्लिश टर्म में लिख दो, जो एंटीजन जो एंटर किया था उस एंटीजन और प्लस एंटीबॉडी के अंदर क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। इन दोनों के अंदर क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। और जैसे इनके अंदर प्रतिक्रिया होती है उसी दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी होती है जिसका नाम होता है CMI, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हिंदी में इसका नाम है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, ठीक है भाई। तो जैसे ही एंटीजन और एंटीबॉडी की प्रतिक्रिया हुई या इनकी अभिक्रिया हुई उसी दौरान क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो कोशिका माध्यित जो प्रतिरक्षा है वो क्या होती है, सक्रिय हो जाती है। और ये जो CMI जो है ये जैसे ही ये सक्रिय होती है उसी दौरान क्या होता है कि ये वाली जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को वो सक्रिय करती है, और इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि जो एंटीजन है उस एंटीजन को मार दिया जाता है, ठीक है। उस एंटीजन को क्या होगा, किल्ड कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अगर मान लो कि ये CMI सक्रिय नहीं होती तो ये जो एंटीजन है ये मरता नहीं, तो ये CMI एक्टिवेट हो इसके लिए जरूरी है कि बाह्य प्रतिजन प्रविष्ट करे और उसके खिलाफ निर्माण में प्रतिरक्षा का निर्माण करे, ठीक है। तो ये होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। उसके अलावा भी देखो हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होती है, कई संक्रमित कोशिकाएं होती है, जैसे कैंसर की जो कोशिकाएं होती है तो उसके खिलाफ भी इसके अंदर प्रतिरक्षा बनती है। लेकिन वैसे भी इस टर्म को, जो उपार्जित जो प्रतिरक्षा है, इस टर्म को हम यूज करते हैं कि बाह्य जो रोगाणु है उनकी अभिक्रिया के द्वारा। तो ये था हमारा उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है भाई। तो देखो इसको उतार लेना, आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको उतार लेना। आगे बढ़ता हूँ मैं, थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि कल थोड़ा लंबा हो गया था वीडियो और 30 मिनट का वीडियो बनाना है अपन को। तो देखो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ तो देखो उपार्जित जो प्रतिरक्षा होती है वो उपार्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। उपार्जित जो प्रतिरक्षा है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सक्रिय प्रतिरक्षा और एक होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। हाँ भाई, तो देखो अब इसको समझेंगे। उससे पहले देखो अभी पीछे हमने एक चीज पढ़ी थी, प्लाज्मा कोशिका, आपने नाम देखा था प्लाज्मा कोशिका। जो टी लिम्फोसाइट जो कोशिका है वो कन्वर्ट किस में होती है, प्लाज्मा कोशिका में। इंपोर्टेंट टर्म है और वर्तमान के अंदर इस टर्म पे जो है अभी मामला चल रहा है कि दिल्ली के अंदर जो प्लाज्मा थेरेपी आई थी इस कोरोना के इलाज के लिए या इस कोरोना से बचने के लिए, तो ये जो प्लाज्मा जो कोशिका है ये वही है, उसी जो थेरेपी है उससे रिलेटेड है। तो इसके बारे में भी आगे देखूंगा, आगे मैं बताऊंगा आपको, तो इस टर्म को याद रखना। तो देखो उपार्जित जो प्रतिरक्षा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सक्रिय प्रतिरक्षा, एक होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो देखो क्या होता है सक्रिय प्रतिरक्षा। तो देखो सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, वो अपने आप सक्रिय होती है। बॉडी के अंदर यदि कोई प्रतिरक्षा अपने आप सक्रिय हो जाती है, अपने आप सक्रिय होती है, अर्थात अपने आप एंटीबॉडी का निर्माण होता है। अपने आप का मतलब क्या होता है कि यदि मान लो कि कोई भी बाह्य प्रतिजन है, वो प्रतिजन अगर बॉडी में एंटर करता है तो एंटर करने के बाद में बॉडी स्वयं अपने आप ही यदि मान लो इसके खिलाफ प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी का निर्माण कर लेती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सक्रिय प्रतिरक्षा बोलेंगे। जो अभी हमने पढ़ा था उपार्जित जो प्रतिरक्षा है उसके अंदर अपने ये पढ़ा था कि जैसे ही बॉडी के अंदर कोई बाह्य प्रतिजन एंटर करता है उसी दौरान क्या होता है, बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली प्रतिरक्षा का निर्माण हो जाता है, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है, इन दोनों के मध्य रिएक्शन होती है, इस प्रतिजन को मार दिया जाता है। तो ये तो होती है सक्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, ये भी एक प्रकार की उपार्जित प्रतिरक्षा है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, देखो निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है कि जैसे ही बॉडी के अंदर बाहर से कोई एंटीजन प्रवेश करता है तो उस एंटीजन को मारने के लिए बाहर से ही एंटीबॉडी डाली जाती है, ठीक है। बाहर से ही वैक्सीन या टीके के द्वारा एंटीबॉडी डाली जाती है। हाँ इतना है कि वो डालने के बाद में बॉडी के द्वारा ही वो फिर बाद में सक्रिय होती है और एट ए टाइम जो प्रतिजन प्रवेश कर रहा है, ठीक है, तो वो प्रतिजन जो प्रवेश कर रहा है उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बाहर से डाली गई है एट ए टाइम वही एक्टिवेट होगी, वो उस प्रतिजन को मार देगी। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा समझ गए, अपने आप सक्रिय नहीं होती है, अपने आप एंटीबॉडी का, इसमें तो देखो अपने आप सक्रिय प्रतिरक्षा में अपने आप सक्रिय होती है, अर्थात अपने आप एंटीबॉडी का निर्माण होता है, ठीक है।
लेकिन इसमें क्या होता है, अपने आप एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता है, इसमें बाहर से क्या होता है, बाहर से एंटीबॉडी डाली जाती है। जैसे तुमने देखा होगा कि जैसे बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद में जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि उसके अंदर कई प्रकार के टीके लगते हैं, जैसे डिप्थीरिया का टीका, ठीक है, चेचक रोग का टीका, ठीक है, इस प्रकार के कई हेमोफिलिया का टीका, ऐसे कई प्रकार के टीके लगते हैं, वैक्सीन लगते हैं। ये इसीलिए लगते हैं कि भविष्य के अंदर क्या होता है कि यदि मान लो कि इसके अंदर इसी डिप्थीरिया या चेचक के संबंधित कोई वायरस या बैक्टीरिया है वो यदि बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो क्या होता है कि ये जो टीके लगे हुए हैं पहले ये टीके इसके द्वारा एंटीबॉडी बनी हुई है, वही एक स्पेसिफिक जो एंटीबॉडी है वो सक्रिय होती है और उस बाहर से प्रवेश किए हुए उस एंटीजन को क्या होती है उसको किल कर देती है। ठीक है भाई, तो ये चीज है इसके अंदर निष्क्रिय प्रतिरक्षा, समझ गए। तो ये देखो ये थी अपने उपार्जित प्रतिरक्षा, इसके अंदर हमने अलग अलग तरीके से इसको देखा है। तो आगे चलते हैं, ठीक है, तो देखो आगे चलते हैं। हाँ भाई, अब जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर दो टर्म बताए थे आपको, जो अभी चल रही है, आपने नाम भी सुना होगा एंटीजन, एंटीबॉडी, ठीक है। तो अभी तक आपने एंटीजन क्या होता है अभी तक ये जाना है, ठीक है, अभी तक आपने एंटीजन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं प्रतिजन, और एक हो गया एंटीबॉडी, इसको हमने क्या बोला प्रतिरक्षी, ठीक है भाई। अभी तक आपने इतना ही जाना है कि साहब एंटीजन क्या होता है, ठीक है। अभी तक आपने क्या देखा है कि जो एंटीजन होता है वो एक बाह्य रोगाणु होता है, ठीक है भाई, इतना आपने जाना है कि साहब ये क्या चीज है, एक बाह्य रोगाणु है जो बॉडी के अंदर एंटर करता है और उसको फिर बाद में क्या करता है बॉडी को इन्फेक्टेड करता है। लेकिन इसका वास्तविक रूप क्या होता है, तो देखो क्या होता है कि एंटीजन जो है वो एक ऐसा बाह्य रोगाणु होता है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रविष्ट होता है, और प्रविष्ट होने के बाद में जैसे ये बाह्य रोगाणु हमारी बॉडी के अंदर प्रविष्ट होता है उसी दौरान क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो WBC जो कोशिकाएं होती है, जो WBC सेल्स होती है, उन WBC सेल की जो बी लिम्फोसाइट, अभी मैंने पहले बताया था इसको, ठीक है, WBC की जो बी लिम्फोसाइट जो कोशिका होती है, उन बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को क्या करता है, ये सक्रिय करता है। और जैसे ही बी लिम्फोसाइट कोशिका सक्रिय हो जाती है, ये क्या करती है, इनका रूपांतरण हो जाता है किसमें, अभी मैंने बताया था ऊपर लिखा हुआ भी है, प्लाज्मा कोशिका में। तो इनका रूपांतरण जो है वो किसमें हो जाता है, प्लाज्मा कोशिका में। और यही प्लाज्मा जो कोशिका होती है वो क्या करती है फिर बाद में विशिष्ट प्रतिरक्षा या विशिष्ट एंटीजन का एंटीबॉडी का निर्माण करती है, विशिष्ट एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो आप समझ गए होंगे एंटीजन क्या है, इसकी ये भी डेफिनेशन हो सकती है कि एंटीजन वो है बाह्य रोगाणु है जो हमारी बॉडी के अंदर एक विशिष्ट प्रतिरक्षा का निर्माण करता है या हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन करता है, और उन परिवर्तनों के दौरान फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक प्रतिरक्षा बनती है या प्रतिरक्षी अणु बनता है जो उस बाह्य रोगाणु को नष्ट करता है और हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड होने से बचाता है। तो ये हो गया इसकी प्रोसेसिंग के आधार पर, साहब एंटीजन जो है वो क्या प्रोसेसिंग करता है, तो उसके आधार पे हमने इसको एंटीजन को जाना, ठीक है। अब देखो इसकी संरचना के आधार पे हम देखते हैं, अभी इसको एंटीबॉडी को मिटा दो, इसको बाद में देखेंगे, पहले एंटीजन चल रहा है। अब देखो अब हम देखते हैं इस एंटीजन की संरचना, संरचना के आधार पे हम समझेंगे कि साहब एंटीबॉडी जो एंटीजन है वो क्या होता है। तो देखो एंटीजन क्या है, एक बाह्य रोगाणु है, और ये जो बाह्य रोगाणु है इसका जो अणुभार है, इसका जो अणुभार है इसका अणुभार होता है लगभग 600 डाल्टन, लगभग 600 डाल्टन या फिर इससे और अधिक, ठीक है। ये इकाई होती है जो केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स में यूज की जाती है। कैसा इसका जो अणुभार होता है वो 600 डाल्टन या फिर इससे अधिक होता है, बाह्य रोगाणु होता है। और बाह्य रोगाणु होने के साथ साथ इसका जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 600 नहीं है, 6000 डाल्टन, ओके, 600 नहीं है, 6000 डाल्टन, ठीक है, इसको सही कर देना। इसका जो अणुभार होता है वो क्या होता है, 6000 डाल्टन या इससे अधिक होता है, ठीक है। अब आगे देखो ये क्या होते हैं, ये जो एंटीजन होते हैं इनकी जो स्ट्रक्चर, ये बने किस चीज की होती है, ये तो इसका अणुभार हो गया। अब जो एंटीजन जो होते हैं ये याद रखना इंपोर्टेंट, ये जो एंटीजन होते हैं वो प्रोटीन प्रकृति के हो सकते हैं, पॉलीसैकेराइड प्रकृति के हो सकते हैं, लिपिड प्रकृति के हो सकते हैं, और न्यूक्लिक अम्ल
न्यूक्लिक अम्ल प्रकृति के हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी कोई भी प्रकृति हो सकती है, वो प्रोटीन नेचर का भी हो सकता है, पॉलीसैकेराइड नेचर का भी हो सकता है, लिपिड का भी हो सकता है और न्यूक्लिक अम्ल का भी हो सकता है। लेकिन इधर देखना, जो एंटीबॉडी होती है ना, उसकी प्रकृति केवल एक ही होती है, वो या प्रोटीन होती है। इसमें दोनों में डिफरेंस यही है कि जो प्रतिजन होता है वो किसी भी प्रकृति का हो सकता है, वो प्रोटीन नेचर का हो सकता है, वो पॉलीसैकेराइड नेचर का हो सकता है, वो लिपिड नेचर का हो सकता है, या फिर वो न्यूक्लिक अम्ल का हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये है इसकी संरचना के साथ, ये संरचना के अंदर किस प्रकार के हो सकते हैं। आगे देखो, आगे क्या हुआ, ठीक है। अब देखो, अब इस एंटीजन की जो है ये अपन को पता चल गया कि साहब ये प्रोटीन या इन सभी नेचर का हो सकता है। अब देखो इसमें क्या होता है कि इसकी जो प्रोसेसिंग होती है, इस प्रोसेसिंग के दौरान ये जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है, ठीक है, ये एंटीबॉडी क्यों बनी है, उसको किल करने के लिए बनी है। तो इन दोनों की जो प्रतिक्रिया हो रही है, इस प्रतिक्रिया के आधार पे हम इसकी संरचना बताते हैं कि साहब जो एंटीजन होता है, उस एंटीजन के अंदर क्या होता है विशिष्ट एंटीजनी निर्धारक, ठीक है, विशिष्ट एंटीजनी निर्धारक बिंदु होते हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, देखो मैं बता दूं। क्या होता है कि जो एंटीजन है, उस एंटीजन का, जैसे मैं लोग ये कोई एंटीजन है, ठीक है भैया, ठीक है, अब ये एंटीजन है, इस एंटीजन के विशिष्ट भाग पर ये पूरा का पूरा जो एंटीजन है वो इस एंटीबॉडी से क्रिया नहीं करता। ये विशिष्ट इसके पास जगह होती है, विशिष्ट कोई पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट, उस पॉइंट से ही फिर बाद में एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है। जैसे मान लो कि कोई एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा, जैसे मान लो कि ये एंटीबॉडी है, ठीक है, अब इस एंटीबॉडी से ये रिएक्ट करेगा, तो ये नहीं है कि भाई ये पूरा का पूरा इससे प्रतिक्रिया करता है। इसके क्या होते हैं, कुछ विशिष्ट पॉइंट होते हैं, विशिष्ट इसके अंदर बिंदु होते हैं, वो विशिष्ट बिंदु बिंदु क्या करते हैं, इस एंटीबॉडी से क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब वो जो विशिष्ट जो बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं, तो देखो इसके जो विशिष्ट जो बिंदु होते हैं, जो विशिष्ट बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं, 6 से 8 अमीनो अम्लों के बने हुए, 6 से 8 अमीनो अम्लों के बने हुए वो प्रोटीन होते हैं। और उनके अंदर क्या होता है कि उनकी कुछ संयोजकता होती है। ये नहीं कि उसके अंदर एक ही बिंदु होता है, बहुत सारे होते हैं, यानी कि जो भी उसकी जो संरचना होती है उसके अंदर जो ये एंटीजनी निर्धारित जो बिंदु होते हैं वो 6 से 8 अमीनो अम्लों के बने होते हैं और वो बहुत सारे होते हैं। पूरा एंटीजन जो है वो रिएक्ट नहीं करता, पूरा एंटीजन में नहीं होता है, लेकिन उस एंटीजन के अंदर ये बिंदु होते हैं और ये जो बिंदु होते हैं उनको हम बोलते हैं एंटीजनी निर्धारक बिंदु, या फिर इसको बोलते हैं एपिटोप। ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड के अंदर, एपिटोप, ठीक है भाई। एपिटोप क्या होता है कि प्रतिजन का वह विशिष्ट बिंदु, प्रतिजन का वह विशिष्ट बिंदु जो किसी एंटीबॉडी के खिलाफ प्रतिक्रिया करता है या किसी एंटीबॉडी से वो संयोजित होता है। पूरा एंटीजन उस एंटीबॉडी से संयोजित नहीं होता है, केवल एपिटोप वाला जो भाग है या बिंदु है वही उस एंटीबॉडी से क्या होगा, संयोजित होगा और बाद में इनकी जो है प्रतिक्रिया वो होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है निर्धारक बिंदु क्या होता है, जो एंटीबॉडी के खिलाफ प्रतिक्रिया करता है, एंटीबॉडी से संयोजित होता है, वो क्या कहलाता है, इसका एपिटोप। तो ये था इसकी जो क्रिया होती है उस क्रिया के आधार पे। एक चीज और बताता हूँ, इसके अंदर एक टर्म और होती है कि साहब इसके अंदर एंटीजनी निर्धारक बिंदु या फिर एपिटोप जो होते हैं वो कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने से क्या है कि इसके अंदर उसकी एक संयोजकता मानी जाती है। हम ये कहते हैं कि प्रतिजन की संयोजकता, ठीक है। और ये जो प्रतिजन की जो संयोजकता है, यदि कोई प्रोटीन प्रकृति का कोई प्रतिजन है तो उसके अंदर उसकी जो संयोजकता है वो 100 या 100 से अधिक हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर 100 बिंदु या 100 एपिटोप या 100 से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है प्रतिजन की संयोजकता का मतलब होता है कि वह विशिष्ट बिंदु या वह एपिटोप जहां से एंटीबॉडी रिएक्ट करता है और ये जो संयोजकता है वो 100 या 100 से अधिक दर्शाई जाती है। तो ये था हमारा प्रतिजन, ठीक है भाई। तो आगे देखो, अब देखो ये मिटा दूं मैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज का साहब, जो एंटीबॉडी होती है वो जो एंटीजन होता है वो उस एंटीबॉडी के खिलाफ प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। जो एंटीजन है वो उस एंटीबॉडी के खिलाफ प्रतिक्रिया करता है, एंटीबॉडी से जुड़ता है। तो एंटीजन की जो प्रतिक्रिया होती है या एंटीजन की जो क्रियाविधि होती है, उस क्रियाविधि को हम यहाँ पे देखेंगे साहब। उस क्रियाविधि का मतलब क्या, वो क्या कैसे रिएक्ट करता है किसी बॉडी के अंदर प्रवेश करने के बाद में। तो देखो एंटीजन की जो क्रियाविधि है उसको हमने 4 चरणों के अंदर बांटा है। 4 चरणों के अंदर
एंटीजन की जो क्रियाविधि है उसको हम समझाएंगे। तो देखो चरण कौन से होते हैं, सिंपल है जो आपने अभी पहले पढ़े हैं। पहला जो चरण है वो क्या है, बाह्य व आंतरिक रोगाणु या प्रतिजन में अंतर। पहला क्या होता है कि जो प्रोसेसिंग होती है एंटीबॉडी और एंटीजन की जो प्रतिक्रिया होती है उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो चरण है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले बाह्य और आंतरिक, भाई कोई आंतरिक कोशिका तो नहीं है, बाह्य प्रतिजन के खिलाफ ही हमारे को एंटीबॉडी बना दी है। आंतरिक जो रोगाणु है या आंतरिक जो प्रतिजन है उसके खिलाफ हमारे को एंटीबॉडी नहीं बनानी, ये भी होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है जो एक प्रकार से बॉडी के तुल्य नहीं हो पाती है, वो उस अपनी जो बॉडी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि ये अपनी बॉडी की कोशिकाएं या फिर कोई बाहर से आई है। तो उसमें पहले क्या होता है कि उसके अंदर विभेद होना चाहिए कि साहब वो आंतरिक प्रतिजन है या फिर बाह्य प्रतिजन है। जैसे आंतरिक प्रतिजन की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे स्पर्म जो शुक्राणु का जो निर्माण होता है, आंतरिक प्रतिजन में क्या होता है जो शुक्राणु का निर्माण होता है जिसकी संरचना क्या होती है अगुणित प्रकृति का होता है, जबकि बॉडी की प्रत्येक जो कोशिका होती है वो क्या होती है द्विगुणित होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिस्क मामला है कि साहब ये जो प्रतिजन है ये एक प्रकार से प्रतिजन माना जाएगा, तो इसको क्या होती है नष्ट कर सकती है, एंटीबॉडी बन सकती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले उसने क्या किया, बाह्य और आंतरिक जो परमाणु है उन दोनों में क्या किया उसने विभेद किया। उसके बाद में क्या होता है, देखो दूसरा जो चरण है वो क्या है कि जो बाह्य प्रतिजन है उस बाह्य प्रतिजन के बाहर जो उसके एपिटोप है, एपिटोप का मतलब समझ होंगे कि एंटीजनी निर्धारक बिंदु जो है उन एपिटोप के अकॉर्डिंग, एपिटोप के अकॉर्डिंग क्या होता है उसके अंदर निर्धारित होता है कि बी लिम्फोसाइट जो कोशिका है वो प्लाज्मा में कन्वर्ट होती है और प्लाज्मा से फिर बाद में क्या होता है एंटीबॉडी बनती है। अब ये जो एंटीबॉडी बनेगी ये विशिष्ट एंटीबॉडी बनेगी। विशिष्ट का मतलब समझ गए होंगे कि इसके खिलाफ बन रही है, तो इसके एपिटोप के आधार पे, क्योंकि एंटीजन दिखेगा तभी तो ये विशिष्ट प्रतिरक्षा बनेगी, तो इसके आधार पे फिर बाद में क्या होती है इसके खिलाफ प्रतिरक्षा का निर्माण होता है। तो दूसरा चरण क्या हो गया कि इसके खिलाफ प्रतिरक्षा का निर्माण हो गया। तीसरा चरण देखो इसमें क्या होता है, तीसरा चरण इसमें क्या होता है कि जैसे ही एंटीबॉडी का निर्माण हुआ और एंटीबॉडी का जब निर्माण होता है तो उसके दौरान क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो CMI है वो क्या होती है सक्रिय होती है, जो मैंने पहले बताया था। और जैसे ही CMI सक्रिय होती है वो क्या करती है कि एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन और प्लस एंटीबॉडी की जो अभिक्रिया है, एंटीजन और एंटीबॉडी की जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया को क्या करती है उत्प्रेरित करती है। उत्प्रेरित करने के बाद में इस एंटीजन को क्या कर दिया जाता है किल्ड मार दिया जाता है। तो ये सिंपल चरण है, इसको अपन ने देखा है। बाकी हालांकि ये चरण हमने पहले भी देख लिए, लेकिन एक सिंपल सा टॉपिक था तुम्हारे के साथ, प्रतिजन की जो क्रियाविधि होती है वो कितने चरणों में संपन्न होती है। तो ये था हमारे एंटीजन की क्रियाविधि, ठीक है भाई। अब देखो हाँ आगे अगला जो अपना टॉपिक है वो है प्रतिरक्षी। अगला जो टॉपिक है वो है प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी, जो आपको कल अगले लेक्चर के अंदर बताया जाएगा। हालांकि मन तो हो रहा था इसको भी पढ़ाई, लेकिन जो वीडियो है वो थोड़ा छोटा होना चाहिए ताकि आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो कल एंटीबॉडी देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। वो इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है तुम्हारे बोर्ड के अंदर, चाहे तो वो छोटा क्वेश्चन बने चाहे वो बड़ा क्वेश्चन बने, ठीक है। जनरली छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं वो एंटीबॉडी पे बनते हैं, और अगर बड़ा क्वेश्चन भी बनेगा तो वो भी इसी पे बनेगा, कैसा एंटीबॉडी या फिर प्रतिरक्षी अणु की संरचना को समझाइए। तो इंपॉर्टेंट है। तो कल का अपना जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कल हम देखेंगे वापस इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, ओके ठीक है।